नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में आरआरबी एनटीपीसी पीवाईक्यू सीरीज के अंदर जो है आज हम 38वां भाग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आई होप जो है आपने प्रीवियस पार्टों को देख लिया होगा। प्रीवियस पार्ट आपको देखने बेहद ज़रूरी है क्योंकि उनके अंदर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा वहाँ पर बताया गया है। तो इससे पहले जो है 37 पार्ट्स आ चुके हैं। आई होप आपने वो सारे पार्ट्स देख लिए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूरी है आपको वो पार्ट्स देखने। उसकी प्लेलिस्ट पूरी आपको मिल जाएगी। किस नाम से मिलेगी? आरआरबी एनटीपीसी 2019 पीवाईक्यू सीरीज नाम से आपको जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट को आपको जरूर देखना है। साथ में उसके साथ साथ जो है सैटरडे संडे को 2 वीडियोस आते हैं हमारे, उसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। उस प्लेलिस्ट का नाम क्या है? स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर। ठीक है, स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी हमारे चैनल पर। वो भी वीडियो आपको देखनी जरूरी है। इन दोनों प्लेलिस्ट को आपको अंत तक देखना बहुत बेहद जरूरी है। अगर आप अपने एग्जाम में आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में 33 से 35 जो मार्क्स है वो लाना चाहते हैं सीबीटी 1 के अंदर, जीएस के अंदर, तो आपको ये इतना मैटर तो देखिए करना ही करना पड़ेगा। साथ में इसकी जो पीडीएफ है वो बिल्कुल आपको फ्री में मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। डेली करंट अफेयर की जो पिक्स होती हैं वो भी हम वहाँ पे शेयर करते रहते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो सेशन की शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। बस आपको इतना करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और शेयर करना है। ठीक है, चलते हैं हम आज के हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है, प्रति वर्ष बसंत के मौसम में ओजोन छिद्र डैश के ऊपर निर्मित होता है। तो हमारा जो ओजोन छिद्र होता है, सबसे पहले आपको याद रखना है ओजोन दिवस जो होता है, ओजोन दिवस, ओजोन दो दिवस है जो ये प्रति वर्ष जो है कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में जो है पूछा जाता है अक्सर। ओजोन दिवस जो है प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को जो है ये ओजोन दिवस मनाया जाता है। और ये जो ओजोन छिद्र है ये किसके ऊपर निर्मित होता है? तो ये अंटार्कटिका के ऊपर जो है निर्मित होता है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। चीन की राजधानी बीजिंग हो जाएगी, जापान की राजधानी टोक्यो हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है वो होती है जांघ की हड्डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है जांघ की हड्डी होती है। और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? सबसे छोटी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी। ठीक है, हड्डी, तो सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज, स्टेपीज। और ये स्टेपीज हड्डी कहां पर होती है? कान के अंदर होती है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो कान के अंदर होती है, जिसका नाम होता है स्टेपीज। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए समाचार पत्र जिसका नाम था अल हिलाल का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो ये समाचार पत्र था जिसका नाम था अल हिलाल। तो ये किसके द्वारा जो है इसका प्रकाशन किया गया था? तो इसका प्रकाशन किया गया था मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा जो है अल हिलाल नामक पत्र का जो है प्रकाशन किया गया था। इसके बारे में आप ये याद रखेंगे, जो ये अल हिलाल नामक जो समाचार पत्र था ये किस लैंग्वेज में आता था? तो ये उर्दू समाचार पत्र था। ठीक है, उर्दू साप्ताहिक पत्र था ये, साप्ताहिक। ठीक है, उर्दू साप्ताहिक समाचार पत्र था। और इसका प्रकाशन जो है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा कब किया गया था? 1912 में किया गया था। ठीक है, 1912 में जो है ये इनके द्वारा प्रकाशन किया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है 65वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 में मुख्य भूमिका पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है ये किसने जीता था? तो रणवीर सिंह ने जीता था 2020 का। ये चाहे तो आप छोड़ सकते हैं 65वें फिल्म फेयर पुरस्कार। ये अभी जो लेटेस्ट है आ चुके होंगे, अगर आए भी नहीं होंगे तो भी आपको इतना पीछे वाला देखने की जरूरत नहीं है। इनके बाद जो लेटेस्ट है 21, 22, 23, 24 जो भी मिले वो जो है फिल्म फेयर पुरस्कार आप देख लेना। इतना पीछे वाला 2020 वाला आपको देखने की जरूरत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पर।
क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया निम्नलिखित में से किस सेमी हाई स्पीड ट्रेन को ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन सी सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जिसको ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता है। तो ये हो जाएगी वंदे भारत एक्सप्रेस। तो वंदे भारत एक्सप्रेस को जो है ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है। और वंदे भारत जो एक्सप्रेस ट्रेन है इसको 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, 2019 में, ये डेट भी आप याद रखना, जो ईयर है 2019 में जो है इसको शुरू किया गया था ट्रेन 18 को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है किस नदी को पीली नदी के नाम से जाना जाता है। तो पीली नदी के नाम से जो है किसको जाना जाता है, तो हुआंग हो को जो है ये पीली नदी के नाम से जाना जाता है। बाकी ये हुआंग, यांगत्से और मेकांग तीनों ही जो नदियां हैं ये चाइना की नदियां हैं, चीन की नदियां हैं। ठीक है, और ये जो आमूर नदी है ये कहाँ की नदी है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो कौन सा ऐसा तत्व है जो कमरे के तापमान पर द्रव होता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये जो पारा होता है ना, पारा, ये कमरे के ताप पर द्रव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर, माफ कीजिएगा 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया, कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कुतुब मीनार के पास ये मस्जिद अवस्थित है। और कुतुब मीनार कहाँ पर है, दिल्ली में अवस्थित है। ठीक है, तो इस मस्जिद का नाम क्या हो जाएगा, इस मस्जिद का नाम हो जाएगा कूत इस्लाम मस्जिद। तो ये कूत इस्लाम जो मस्जिद है ये माना जाता है कि दिल्ली में बनने वाली सबसे पहली मस्जिद है। और इस मस्जिद को जो है किसके द्वारा बनाया गया था ये भी जो है आपको याद होना चाहिए। कुवत उल इस्लाम मस्जिद का जो निर्माण है ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। 1 सेकंड, किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका जो है निर्माण किया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है इसका निर्माण कब किया था, इसका निर्माण 1192 में किया था। ठीक है, 1192 में इसका निर्माण किया था। और ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था किसका गुलाम था, तो ये गुलाम था मोहम्मद गोरी का गुलाम था। ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था। ठीक है, मोहम्मद गोरी का गुलाम था। और जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही जो है इसकी दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। वास्तविक जो संस्थापक है वो किसको माना जाता है, इल्तुतमिश को माना जाता है। इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है, इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, गुलामों का गुलाम। ठीक है, और जो गुलाम वंश की स्थापना है ये किसने की थी, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु थी ये चौगान खेलते समय हो गई थी। ठीक है, चौगान खेलते समय जो है इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है इनमें से कौन सा संगठन जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक प्रभावों के साथ साथ इसका उद्देश्य पारक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता भी है। तो कौन सा है ऐसा जलवायु परिवर्तन जो संगठन है जो राजनीतिक और प्राकृतिक और आर्थिक प्रभावों के साथ साथ उद्देश्य पारक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी जो है प्रदान करता है। तो कौन करता है, तो ये करता है भाई ऑप्शन नंबर डी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जो है ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी जो है प्रदान करता है। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और क्या बात कर सकते हैं इसके अंदर, और ज़्यादा जानकारी इसके अंदर नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है निम्नलिखित में से क्या एक एस्टर है। तो ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो एस्टर क्या हो जाएगा,
एस्टर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये देख लेना भाई, CH3COO2H5, ये जो क्या होता है, ये होता है एस्टर। ठीक है, अब ये कैसे होता है वो साइंस वाले बच्चे देख लेना भाई अपने तरीके से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया, सशस्त्र बलों की संचार क्षमताओं को बढ़ाने के लिए इसरो ने 2018 में कौन सा उपग्रह लॉन्च किया था। सो सशस्त्र बल यानी कि बीएसएफ, यहाँ पे बीएसएफ की बात हो रही है। बीएसएफ की क्षमताओं, संचार क्षमता यानी कि जो टेलीकम्युनिकेशन जो क्षेत्र होता है उसको बढ़ाने के लिए इसरो के द्वारा एक उपग्रह लॉन्च किया गया था। इसरो के द्वारा 2018 में एक जो है उपग्रह लॉन्च किया गया था। तो इस उपग्रह का नाम पूछा गया है, तो इस उपग्रह का जो है नाम क्या था। तो इस उपग्रह का जो है नाम हो जाएगा GSAT-7A जो है इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, इसरो की स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 को। अंतरिक्ष जनक किसको माना जाता है, भारत का अंतरिक्ष जनक, तो ये माना जाता है विक्रम साराभाई को। और विक्रम साराभाई ने ही जो है इसरो की स्थापना की थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को 1972 तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता था। तो भारत के आप सभी जानते हैं 28 राज्य हैं, ठीक है, और 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, यूटी है यानी कि यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, 6 नहीं 8 है भाई। ठीक है, 8 यूनियन टेरिटरी है। उसके बाद जो है कौन सा ऐसा राज्य है जिसको 1972 तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जो है जाना जाता था। कौन सा राज्य हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश जो भारत का राज्य है, इसको पहले 1972 तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जो है जाना जाता था। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी की बात करूं तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी हो जाएगी ईटानगर। ठीक है, ईटानगर इसकी राजधानी हो जाएगी। और उसके बाद हम बात करें मेघालय की, तो मेघालय की राजधानी हो जाएगी शिलोंग। नागालैंड की हो जाएगी कोहिमा। और मिजोरम की हो जाएगी आइजोल। ठीक है, आइजोल राजधानी हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 में क्या कहा गया है, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के संविधान में कितने भाग है। तो अभी भी उतने ही भाग है जितने पहले भाग थे। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो वर्तमान में 2025 में भी जो है 25 ही भाग हैं भारतीय संविधान के अंदर। संविधान का जनक किसको माना जाता है, BR अम्बेडकर को माना जाता है। ठीक है, अंबेडकर को जो है माना जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1949 में संविधान को जो है अंगीकृत किया गया था और 1950 में जो है संविधान को लागू किया गया था। दोनों जो है याद रखेंगे आप सालों को, 1949 और 1950। 1949 में जो है अंगीकृत किया गया था यानी कि अपनाया गया था, और लागू कब किया गया था, 1950 में लागू किया गया था। नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो ऑब्वियसली मछली पालन से है। मछली पालन ढूंढो, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, मत्स्यायन। तो भारत में जो नीली क्रांति है इसका संबंध किससे हो जाएगा, मत्स्यायन से संबंध हो जाएगा। दुग्ध उत्पादन का किससे संबंध है, श्वेत क्रांति का। ठीक है, श्वेत क्रांति का जनक हो जाएगा। और भारत में श्वेत क्रांति का जनक कौन है, कौन हो जाएगा, बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, काफी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद आप क्या याद रख सकते हैं, रेशम उत्पादन को क्या कहा जाता है, सेरीकल्चर। ठीक है, रेशम उत्पादन को क्या बोला जाता है, सेरीकल्चर बोला जाता है। और दुग्ध उत्पादन हो जाएगा श्वेत क्रांति से रिलेटेड। कृषि उत्पादन यानी कि खाद्य उत्पादन, ये कृषि से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, जो हमारी हरित क्रांति थी ना, ये कृषि से रिलेटेड है, हरित क्रांति। ये हो जाएंगे, भारत के जनक हो जाएंगे स्वामीनाथन। ठीक है, हरित क्रांति के जनक है स्वामीनाथन। और वर्ल्ड की हरित क्रांति के जनक कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे हरित क्रांति के नॉर्मन बोरलॉग।
ठीक है, ये चीजें भी आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया कंप्यूटर शब्दावली के संदर्भ में डीडीएल का पूर्ण रूप क्या है। तो डीडीएल का पूर्ण रूप पूछा है, यानी कि डीडीएल की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज हो जाएगी। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज हो जाएगी। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 में पूछा गया है भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। आप सभी जानते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत की। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 16 का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था। तो किसने किया था, सभी जानते हैं रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो है प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है नेतृत्व किया गया था। और प्लासी का युद्ध के साथ साथ दो युद्ध और आप याद रखेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वार, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए महत्वपूर्ण साबित हुए, या फिर ये कह सकते हैं इन 3 युद्धों के बाद ये डिसाइड हो गया था कि अगले 200 साल तक जो है भारत अंग्रेज पर राज करने वाले हैं। पहला युद्ध आप याद रखेंगे प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 23 जून 1757 को हुआ था। ठीक है, 1757 को हुआ था। किस किस के बीच हुआ था, नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ये युद्ध हुआ था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस युद्ध में जीत गई थी। दूसरा युद्ध आप कौन सा याद रखेंगे, दूसरा आप युद्ध जो है याद रखेंगे वांडीवाश का युद्ध। वांडीवाश का युद्ध, वांडीवाश का युद्ध कब हुआ था, तो ये 1760 में युद्ध हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था, ब्रिटिश कंपनी और किसके बीच हुआ था, फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। ब्रिटिश वर्सेस फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था, फ्रांस के बीच में हुआ था। और यहां से जो है फ्रांस बिल्कुल खत्म हो गया था। यहां से ये मान लीजिएगा फ्रांस जो है फ्रांसीसी जो थे वो भारत छोड़कर चले गए थे 1760 में। ठीक है, उसके बाद अंतिम युद्ध हुआ था बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध में जो है 3 संयुक्त सेनाओं को जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हराया था। और ये युद्ध कब हुआ था, 1764 में हुआ था। ठीक है, 1764 में, 1764 में ये युद्ध हुआ था। और इस युद्ध के बाद जो है निर्णय हो गया था कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही जो है राज करेगी भारत के ऊपर। ये तीनों युद्धों की डेट्स जो है आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है सबसे पहले और सबसे पुराने अंतर सरकारी संगठन कौन सा है। तो सबसे पुराना जो संगठन है, जो सरकारी संगठन है, वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सेंट्रल कमीशन फॉर नेविगेशन ऑन द राइन। ये जो संगठन है ये सबसे पहला और सबसे पुराना अंतर सरकारी संगठन है। उसके बाद आप क्या याद रख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पे बात हुई है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1919 में हुई थी। और जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर हो जाएगा, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में जो है हेडक्वार्टर हो जाएगा। ठीक है, हेडक्वार्टर जो है जिनेवा में हो जाएगा। उसके बाद आप क्या याद रखेंगे, संयुक्त राष्ट्र के बारे में मैं अनगिनत बार बता चुका हूं, 24 अक्टूबर 1945 हेडक्वार्टर हो जाएगा न्यूयॉर्क। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, और इसकी बात करूं, सेंट्रल कमीशन फॉर नेविगेशन ऑन द राइन, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये जो अपना ये है सेंट्रल कमीशन फॉर नेविगेशन ऑन द राइन, इसकी स्थापना जो है 1815 में हुई थी। इसीलिए ये सबसे पहला और सबसे पुराना है। ठीक है, ये भी चीज जो है आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 19 में किससे रिलेटेड पूछा गया है भाई, डीआरडीओ से रिलेटेड पूछा गया है। सबसे पहले आप याद रखेंगे डीआरडीओ की स्थापना कब हुई, डीआरडीओ, डीआरडीओ, डीआरडीओ की फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है,
इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और कहाँ पर है ये? कर्नाटक, बेंगलोर के अंदर जो है ये अवस्थित है। अब आते हैं क्वेश्चन पर। डीआरडीओ द्वारा विकसित की गया था उस रोबोट का क्या नाम, यानी कि डीआरडीओ ने एक रोबोट बनाया था, इसका नाम पूछा गया, जो खतरनाक वस्तुओं का पता लगाने, उन्हें नियंत्रित करने और नष्ट करने के उपयोग में लाया जाता है। तो डीआरडीओ के द्वारा जो है एक रोबोट बनाया गया है। इसका काम क्या है? खतरनाक वस्तुओं सबसे पहले ये पता लगाएगा कहाँ पर है, फिर उसको नियंत्रित करने की कोशिश करेगा और लास्ट में जो है उसको नष्ट कर देगा। तो ऐसे रोबोट का क्या नाम है? तो ऐसे रोबोट का जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा दक्ष। ठीक है, दक्ष ऐसे रोबोट का नाम है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया, संयुक्त राष्ट्र का कौन सा निकाय प्रत्यक्ष रूप से मनुष्यों के प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित है? तो ये मनुष्य के जो स्वास्थ्य से संबंधित है ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा UNFPA। संयुक्त राष्ट्र का निकाय है ये UNFPA, जो मनुष्य के प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित है। ठीक है, सबसे पहले एक एक करके हम इन सभी चीज़ों की बात करेंगे, इनके फुल फॉर्म की बात करेंगे और इनका एस्टैब्लिश्ड जो ईयर है उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, वीपो की बात करें तो वीपो की जो है फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लिखूं क्या? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसको जो एस्टैब्लिशमेंट है ये कब किया गया था? तो इसको एस्टैब्लिशमेंट किया गया था 1967 के अंदर। ठीक है, 1967 के इसको साइट 67 में जो है इसको एस्टैब्लिशमेंट किया गया था। और जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर हो जाएगा? हेडक्वार्टर हो जाएगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, ये चीज भी आप याद रखेंगे वीपो के बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं आगे की। आगे हम बात करें यूएनडीपी। यूएनडीपी को कब एस्टैब्लिशमेंट किया गया था? 1965 में जो है इसको एस्टैब्लिशमेंट किया गया था। उसके बाद हम बात करें यूएनएफपीए, तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? यूएनएफपीए की तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी यूनाइटेड नेशंस। यूएनडीपी के आप मुझे फुल फॉर्म बताएंगे, काफी इजी है, आपने सुना भी होगा। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये मैंने ही बता दिया लो। ठीक है, आप लिखना लेकिन कमेंट में ये चीज़, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। जब तक आप चीज़ों को खुद से लिखेंगे नहीं ना, वो चीज़ यकीन मानिएगा याद नहीं रहेगी, याद नहीं होगी आपकी। और जो चीज़ आप लिखेंगे ना, डेफिनेटली ऑटोमेटिकली लॉन्ग टाइम तक वो चीज़ आपको याद रहेगी। तो यूएनएफपीए की फुल फॉर्म बात कर लेते हैं, यूनाइटेड नेशंस आगे क्या हो जाएगा? यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। पॉपुलेशन फंड, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और उसके बाद हम चलते हैं आगे। और एस्टैब्लिशमेंट जो है इसको कब किया गया था? 1967 में ही इसको एस्टैब्लिशमेंट किया गया था। ठीक है, और मुख्यालय भी इसका जो है जेनेवा के अंदर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करूँ तो WHO की, WHO से रिलेटेड है। WHO की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? 1 सेकेंड। WHO की फुल फॉर्म हो जाएगी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, 7 अप्रैल 1948। ठीक है, और क्या याद रखेंगे? हेडक्वार्टर याद रखेंगे। हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा? जिनेवा में। ये हो गया है कंप्लीट, क्या हो गया है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया है। ठीक है, फुल फॉर्म हो जाएगी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। एस्टैब्लिशमेंट किया गया था 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है, और हेडक्वार्टर हो जाएगा जिनेवा में। अब आते हैं क्वेश्चन पर। WHO ने 2023 तक औद्योगिक रूप से, यानी कि जो है व्यापारिक, जो ट्रेड बोलते हैं, ट्रेड रूप से उत्पादक वैश्विक खाद्य आपूर्ति में से निम्नलिखित में से किसे समाप्त कर देने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए फूड एंड बेवरेज अलायंस के साथ साझेदारी की है? तो फूड एंड बेवरेज अलायंस के साथ इन्होंने साझेदारी की है। तो किसके जो है
वैश्विक आपूर्ति में निम्नलिखित किसे समाप्त करने के लिए जो है ये WHO ने जो है फूड एंड बेवरेज के साथ जो है ये यहाँ पे दिख रहा है फूड एंड बेवरेज अलायंस के साथ साझेदारी की है। किसने की है? WHO ने की है। किसको समाप्त करने के लिए ये जो है साझेदारी की है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ट्रांस फैट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। ठीक है, ट्रांस फैट को समाप्त करने के लिए WHO और फूड एंड बेवरेज अलायंस ने जो है साझेदारी की है। ठीक है, और ये WHO के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22 पर। तो क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया हुड़किया बोल लोक नृत्य शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो ये एक लोक नृत्य शैली है जिसका नाम है हुड़किया बोल। तो ये किस राज्य से संबंधित है? ये राज्य से संबंधित है उत्तराखंड, जिसकी राजधानी हो जाएगी देहरादून। ठीक है, देहरादून हो जाएगी। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई हो जाएगी और हरियाणा की राजधानी हो जाएगी चंडीगढ़। और चंडीगढ़ एक की और राजधानी है। किसकी राजधानी है, कोई बता सकता है? ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हरियाणा और एक और राज्य है, दो राज्यों की ये संयुक्त राजधानी है चंडीगढ़। तो दूसरा राज्य आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। गोवा की राजधानी हो जाएगी पणजी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया है भारत में बचत खाते पर दिए जाने वाली ब्याज दर डैश के द्वारा निर्धारित की जाती है। तो किसके द्वारा जो है ये निर्धारित की जाती है? तो संबंधित बैंक के द्वारा जो है ये निर्धारित की जाती है। भारत में बचत बैंक खाते पर, जो बचत बैंक खाता होता है ना, उस पर दिए जाने वाला जो ब्याज दर होता है वो संबंधित बैंक के द्वारा ही निर्धारित। अब सही सी बात है यार, SBI से लोगे तो वही तो ब्याज दर उसकी निर्धारित करेगा, ये थोड़ी कोई अदर बैंक जो है उसकी निर्धारित करेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया है इनमें से कौन सा विश्व का एकमात्र संचालित नाभिकीय रिएक्टर है जिसमें U-233 ईंधन का उपयोग किया जाता है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो कामिनी है ना, कामिनी नाभिकीय रिएक्टर, इसके अंदर सिर्फ U-233 ईंधन का जो है उपयोग किया जाता है और ये विश्व का एकमात्र नाभिकीय रिएक्टर है ऐसा करने वाला। अप्सरा से कुछ याद आ रहा है? अप्सरा से प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूं, भारत का जो प्रथम नाभिकीय रिएक्टर था, भारत का प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन सा था? तो ये अप्सरा ही था। ठीक है, अप्सरा। इसको एस्टैब्लिश कब किया गया था? एस्टैब्लिश किया गया था 1956 में। ठीक है, 1956 में किया गया था। और भारत का परमाणु का जनक कौन है? तो परमाणु जनक भारत का हो जाएगा डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया है 2019 में CJI के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में पूछताछ करने वाली आंतरिक समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 2019 में ऐसा मैटर आया था जब CJI के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया था, उसकी पूछताछ के लिए जो है एक आंतरिक समिति बनाई गई थी और उस समिति की जो अध्यक्षता थी वो किसने की थी? तो ये की थी भाई ऑप्शन नंबर ए बोबड़े। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो उस समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया था तो वो SA बोबड़े को बनाया गया था। ठीक है, CJI के खिलाफ। वर्तमान में हमारे CJI कौन है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, 2025 तक का मैं पूछ रहा हूं। अभी मार्च 2025 तक जो हमारा CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये कौन है? ठीक है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करूं तो 26 में क्या कहा गया है? हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो प्रोटीन की कमी से जो है कौन सा रोग हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वाशियोरकार जो रोग है ये प्रोटीन की कमी से हो जाता है। सकरवी रोग क्यों होता है? विटामिन C की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन C की कमी से जो है ये हमारा जो है सकरवी रोग होता है। उसके बाद बेरी की बात करूं तो बेरी जो रोग है विटामिन B1 की कमी से होता है, जिसको थाइमीन भी बोला जाता है। ठीक है, B1 की कमी थे बेरी रोग होता है। और ये जो रिकेटस रोग होता है ये किसकी कमी के कारण होता है? इसको सूखा रोग भी बोलते हैं। ठीक है, सूखा रोग, रिकेटस को क्या बोलते हैं?
सूखा रोग भी बोलते हैं, और ये विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, ये चीजें भी आप याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तुगलक वंश की स्थापना की थी गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, और जो दिल्ली में तुगलकाबाद है ना, वो भी इन्हीं के द्वारा बसाया गया था। ठीक है, उसके बाद शेरशाह सूरी ने किस वंश की स्थापना की थी? सूर वंश की स्थापना की थी। ये द्वितीय अफगान राज्य था। ठीक है ना, द्वितीय अफगान राज्य था ये। और बात करें सूरवंश की, तो शेरशाह सूरी इसके संस्थापक थे, और इन्होंने जो है किसको जो है भारत से बाहर खदेड़ दिया था? हुमायूं को जो है भारत से बाहर खदेड़ दिया था। इन्हीं को हराकर जो है इन्होंने सूरवंश की स्थापना की थी। चौसा और बिलग्राम का युद्ध 1539 और 1540 में जो है लड़े गए थे। इन दो महत्वपूर्ण युद्धों में 1539 और 1540 में बिलग्राम और कन्नौज का युद्ध हुआ था। इन दोनों युद्ध में हराकर शेरशाह सूरी ने सूरवंश की स्थापना की थी। और शेरशाह सूरी की जो मृत्यु है वो कब हुई थी? 1545 में हो गई थी, कालिंजर अभियान में। ठीक है, कालिंजर अभियान में इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद हुमायूं दोबारा से जीतता हुआ भारत में वापस आ गया था। 1555 में जो है सरहिंद का युद्ध वो जीत गया था, और मात्र 1 वर्ष तक ही वो दोबारा राजा बना रहा, क्योंकि 1556 में जो है फिर पुस्तकालयों की सीढ़ियों से गिरकर जो है उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, हुमायूं के बाद जो है आप सभी जानते हैं गद्दी पर महान राजा अकबर बैठे। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में मैं अभी ऊपर ही जो है क्वेश्चन में आपको बताता हुआ आया हूं। गुलाम वंश के संस्थापक हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, और किसके ये गुलाम थे? तो मोहम्मद गोरी के ये गुलाम थे। और इनका कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश, जिसको गुलामों का गुलाम बोला जाता था। वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को ही बोला जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु थी वो चौगान खेलते समय हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में सभी जानते हैं। खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? ये आप मुझे बताएंगे, खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? जिसने स्थापना की थी जो अलाउद्दीन खिलजी था, ये जो अलाउद्दीन खिलजी था उसका संस्थापक का क्या था? दामाद भी था और भतीजा भी था। ठीक है, दामाद और भतीजा दोनों था, दामाद और भतीजा, दामाद और भतीजा था। और इसने जो शासन किया था, जो ये अलाउद्दीन खिलजी था ना, इसने जो शासन किया था ये 1316 तक शासन किया था। ठीक है, 1316 तक इसने शासन किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और अलाउद्दीन खिलजी ने काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है प्रणालियाँ लागू की थी, जैसे कि बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी। जो सिपाही थे उनको नगद वेतन देने की प्रथा स्टार्ट की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है काम किए थे। और ये जो अलाउद्दीन खिलजी है ना, ये अनपढ़ था। अनपढ़ होने के बाद भी इसने जो है काफ़ी अच्छे अच्छे काम किए थे। और बात करूं महान अकबर की, तो अकबर तो बिल्कुल ही अनपढ़ था। अनपढ़ कैसे था? तो इसको तो जो है मतलब लिखने का ही मतलब जो लिपियां हम लिखते हैं ना, जैसे मैं लिख रहा हूं, अकबर लिख दिया मैंने, इसका ही ज्ञान नहीं था इसको। तो ये जो है बिल्कुल भी आप मान सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी से भी जो है अनपढ़ था। और जो है सबसे जो अच्छा शासन चलाया है वो अकबर के द्वारा ही चलाया गया है। तो इसीलिए जो है कम पढ़े लिखे लोग जो है वो अच्छा शासन चलाते हैं। इसी के अगेंस्ट आप मोहम्मद बिन तुगलक को देखेंगे ना आगे जाके तुगलक वंश के अंदर, तो वो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा शासक था। जो दिल्ली सल्तनत में है ना, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था। लेकिन जो है उसने काम एक भी अच्छा नहीं किया। उसकी जो है जो नीतियाँ थी वो काफ़ी विद्रोहपूर्ण थी और जो है दुष्भावनापूर्ण थी। ठीक है, इसीलिए उसके बारे में कहा गया है, मोहम्मद बिन तुगलक के मरने के बाद जो है कहा गया है कि अच्छा हुआ राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिली। ठीक है, आई होप इतनी सारी बातें जो मैंने बोली हैं आपने अच्छे ध्यान से सुनी होगी। इन चीज़ों को जो है आराम से बैठ के आप जो है लीड लगा के कानों में सुनेंगे ना, तो भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं याद रह जाएंगी। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इसका आंसर नहीं बताया गया मैंने, चलो इसका आंसर देख लेते हैं। निर्मित और निर्यातित वस्तुओं को प्रशासन द्वारा निर्धारित मूल्यों पर बेचे जाने हेतु दिल्ली में एक विशेष बाजार शेर-ए-अदल की स्थापना किसने की थी? तो शेर-ए-अदल यानी कि विशेष बाजार की स्थापना इसी ने की थी। किसने की थी? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही की गई थी। ठीक है,
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया 2019 में एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? तो सौरव घोषाल ने जीता था। 2019 वाला एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप छोड़ देना, अभी जो लेटेस्ट हुआ ना 2022 वाला या फिर 23 वाला या फिर 24 वाला, इनमें किसी भी ईयर्स अगर ये वर्ल्ड एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप हुआ होगा तो उसको जो है आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहा गया है? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में समूह में बम फेंके हुए किसका विरोध कर रहे थे? तो ये आप सभी जानते हैं, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। ये बम क्यों फेंका था? तो इन्होंने जो है इसके अगेंस्ट ये बम फेंका था, ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल। इस बिल के अगेंस्ट जो है ये केंद्रीय विधानसभा के अंदर जो है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था। कब फेंका था? 8 अप्रैल 1929 को फेंका था, ठीक है। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने एक साथ जो है इस बिल के विरोध में दिल्ली केंद्रीय विधानसभा के अंदर बम फेंका था। और उसके बाद जो है इन्होंने भागने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की, इन्होंने खुद को अरेस्ट करवाया था और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए थे। इनकलाब जिंदाबाद, ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए थे। और इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा था ये किसने प्रसिद्ध किया था? तो ये प्रसिद्ध किया था, किसने प्रसिद्ध किया था? ऑब्वियसली भगत सिंह ने ही इसको प्रसिद्ध किया था, ठीक है। भगत सिंह ने जो है इसको फेमस किया था। और ये जो इनकलाब जिंदाबाद का नारा है ना, सर्वप्रथम जो है इनकलाब जिंदाबाद का नारा मौलाना हसरत मोहानी ने शुरुआत की थी इस नारे की। मौलाना हसरत तो ये हो जाएंगे मौलाना हसरत मोहानी। 1921 में जो है इन्होंने इसकी शुरुआत की थी, इस नारे की 1921 में, ठीक है। प्रसिद्ध किसने किया था? प्रसिद्ध किया था भगत सिंह ने। तो ये मैंने बता दिया है। जो है इन्होंने भागने की कोशिश नहीं की थी, ये खुद कह रहे थे कि जो है बहरों को सुनाने के लिए जो है हमने यहाँ पे तेज धमाका किया है। देख लेना इनकी मानसिकता कितनी अच्छी थी, बहरों को सुनाने के लिए इन्होंने धमाके का इस्तेमाल किया, ये इनका कहना था, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन के बारे में बात हो गई है। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 30 जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है। इसमें पूछा गया कंप्यूटर में सीपीयू के 3 घटक होते हैं। तो ये जो सीपीयू होता है ना, सीपीयू जिसको बोला जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसको कंप्यूटर का दिमाग भी बोला जाता है, ठीक है। कंप्यूटर का दिमाग बोला जाता है। इसकी 3 यूनिट कौन कौन सी हो जाएंगी? मॉनिटर तो नहीं हो सकता, मॉनिटर यहाँ भी नहीं हो सकता। और कहाँ पे है, और कौन सा? ये 2 ऑप्शन तो जो है एलिमिनेट हो गए भाई, ठीक है, क्योंकि मॉनिटर तो नहीं हो सकता। मॉनिटर तो जो क्या है आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद हम बात करें कंट्रोल यूनिट, एएलयू और मेमोरी। कंट्रोल यूनिट, एएलयू और कीबोर्ड। कीबोर्ड भी नहीं हो सकता क्योंकि कीबोर्ड एक जो है आउटपुट डिवाइस है। राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल यूनिट, एएलयू और मेमोरी। ये 3 जो है पार्ट्स हैं सीपीयू के, ठीक है। ऐसा एलिमिनेशन मेथड भी आप यूज करके देखिएगा। अगर आपका क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होगा ना तो भी डेफिनेटली 80-90% जो है आप उस आंसर के जो है नियर बाय पहुंच जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 31 में बोला गया जो माइक्रोफोन होता है ना भाई, माइक्रोफोन रूपांतरित करता है। तो माइक्रोफोन क्या रूपांतरित करता है? तो ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप मुझे बताएंगे जनरेटर, जो जनरेटर होता है ये क्या रूपांतरित करता है? डैश रूपांतरित करता है, ठीक है, रूपांतरित करता है। तो जनरेटर क्या करता है ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 32 में, क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया है भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार का उन्मूलन से संबंधित है? तो आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान का जो 44वां, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का जो भारतीय संविधान का संशोधन था, संशोधन था 44वां, ठीक है। ये 44वां जो संशोधन था 1978 में ही हुआ था ये, ठीक है।
1978 के तहत जो संपत्ति का अधिकार था ना, पहले ये मौलिक अधिकार होता था, लेकिन बाद में संपत्ति के अधिकार को, यू नो वेरी वेल, पहले हमारे 7 मौलिक अधिकार होते थे, लेकिन बाद में 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद इस मौलिक के अधिकार को माफ कीजिएगा, इस संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की कैटेगरी से हटाकर अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में डाल दिया गया, अनुच्छेद में डाल दिया गया 301 ए के अंदर डाल दिया गया, और उसके बाद ये एक कानूनी अधिकार बन गया। ठीक है, कानूनी अधिकार बन गया। अब ये एक मौलिक अधिकार नहीं है, ये अब एक कानूनी अधिकार है। ठीक है, ये चीज़ भी जो है आप याद रखेंगे। यू नो वेरी वेल, जो हमारे भाग 3 के अंतर्गत आते हैं मौलिक अधिकार, भाग 3 के अंदर कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, ये मैं प्रीवियस वीडियो में बहुत बार बता चुका हूँ मौलिक अधिकार। ठीक है, और ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो ये हमारे 12 से 35 के बीच में आते हैं। ठीक है, 12 से 35 के बीच में। उसके बाद 36 से 51 के जो है कौन से आते हैं? डीपीएसपी आते हैं, डीपीएसपी। डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बोला गया है? चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है? तो एनालिटिक इंजन के रूप में जो है ये जाना जाता है। और कंप्यूटर का जनक किसको माना जाता है? कंप्यूटर का जनक माना जाता है चार्ल्स बेबेज को, बेबेज को। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक कंप्यूटर का जनक। ठीक है, आधुनिक कंप्यूटर का जनक जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 34 पर। 34 में क्या बोला गया है? हिंदी साहित्यकार थे मुंशी प्रेमचंद। मूल नाम पूछा गया है, तो सबसे पहले आप याद रखेंगे मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के बारे में थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि इनके बारे में जो है पूछ लिया जाता है। ठीक है, प्रेमचंद जन्म कब हुआ था? इनको 1880 में जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था? वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, वाराणसी में जो है इनका जन्म हुआ था। मृत्यु कहां पर हुई थी? वाराणसी में ही हुई थी। 1936 में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 1936 में ही जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद इनकी जो मतलब जो इनकी फेमस जो कथाएं हैं उनका नाम मैं आपको बता देता हूं। एक तो हो गई कफन, पूस की रात, बूढ़ी काकी। और एक और बात बताना चाहता हूँ, बूढ़ी काकी, अगर इन मुंशी प्रेमचंद की ये स्टोरीज आपने नहीं पढ़ी है ना, तो डेफिनेटली आपको पढ़नी चाहिए। काफ़ी अच्छा जो है आपको एक एक्सपीरियंस होने वाला है। ठीक है, बूढ़ी काकी हो गई, कफन की रात हो गई, पंच परमेश्वर हो गई। पंच परमेश्वर ये पूछ लेता है जो मतलब 3 स्टोरी दे देगा, 3 काव्य रचनाएं दे देगा और पूछ लेगा कौन सी प्रेमचंद के द्वारा लिखित है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ पंच परमेश्वर। और कौन सा हो जाएगा परमेश्वर के बाद? और कौन सा हो जाता है? और हो जाएगा बड़ी घर की बहू, बड़े घर की बेटी। ठीक है, ये कुछ कवि जो है स्टोरीज हैं इनकी मैंने बता दिया, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, 35 की बात करूं, मध्याह्न भोजन की बात की हुई है, यानी कि मिड डे मील की बात हुई है। मिड डे मील, ठीक है, मिड डे मील की बात हुई है। योजना किस मंत्रालय के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो ये मध्याह्न भोजन यानी कि मिड डे मील योजना है, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो ये आती है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। कब शुरू की गई थी? 1995 में इसको शुरू किया गया था। ठीक है, मिड डे मील की योजना जो है 1995 में शुरू की गई थी। जल्दी चलते हैं और इस वीडियो का सेशन एंड करते हैं। 36 में कहा गया 1942 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था? ऑब्वियसली हमारे जो राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के बारे में जो है मैं अनगिनत बार आपको बता चुका हूं। 8 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया था। इन्होंने फेमस नारा दिया था करो या मरो का। इन्होंने कहा था या तो इस लड़ाई में हम जो है दिवंगत हो जाएंगे या फिर जो है हम आज़ादी को प्राप्त कर लेंगे। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 36 का महात्मा गांधी के द्वारा ये जो है नारा दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 की बात करूं तो निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता?
तो ये भाई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल, तो राज्यों के राज्यपाल को तो भाई राष्ट्रपति के द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल सही है ये बात तो, ठीक है। उसके बाद जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इनको भी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश ऑब्वियसली इनको तो नियुक्त किया जाएगा। अगर उच्च न्यायालय के मतलब हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति अगर जो राष्ट्रपति है वो करेगा, तो ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट के जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है उसके न्यायाधीश की नियुक्ति तो जो है जो राष्ट्रपति है वो करेगा ही करेगा। लास्ट ऑप्शन बच गया ऑप्शन नंबर ए, राज्यों की मुख्यमंत्री जो है ये इनकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति नहीं करता, इनकी जो नियुक्ति है वो राज्यपाल करता है, ठीक है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। क्वेश्चन नंबर 38 में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का जो है कार्य नहीं है। तो रिजर्व बैंक का जो कार्य नहीं है कौन सा हो जाएगा, तो यह करेंसी नोट जारी करता है, बिल्कुल ये तो सही बात है, वही करेंसी नोट जारी करता है। सरकार की बैंकिंग आवश्यकताओं का प्रबंधन करता है, देखरेख करता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। वाणिज्यिक बैंकों की आरक्षित नकदी का अभिरक्षक है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑब्वियसली राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह प्रतिभूति बाजार यानी कि सेबी की यहाँ पे बात हो रही है। सेबी की स्थापना कब हुई थी ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। विकास को बढ़ावा देता है, ये नहीं काम करता है, ठीक है। आरबीआई ये काम नहीं करता है, ऑब्वियसली राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आरबीआई के बारे में जो है मैं आपको बता चुका हूं, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। अधिनियम कौन सा था, 1934 था। और इसके जो पहले भारतीय गवर्नर बने थे, कौन बने थे, सी.डी. देशमुख बने थे, सी.डी. देशमुख, ठीक है, सी.डी. देशमुख बने थे। और ये कब बने थे, 1943 में बने थे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 39 में। मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषताएं क्या होती है। तो आप सभी जानते हैं भारत में जो है मिश्रित कृषि की जाती है, और मिश्रित कृषि की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो क्या होती हैं। तो मिश्रित कृषि की जो मुख्य विशेषताएं होती है, नगदी और खाद्य फसल दोनों की खेती करना, एक ही खेत में एक साथ या दो से अधिक फसलों की खेती करना, पशुओं पालन और फसलों की खेती करना। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मिश्रित जो कृषि होती है इसकी मुख्य विशेषता होती है पशुओं का पालन और फसलों की खेती, ये दोनों काम जो है एक साथ इस कृषि के अंतर्गत होते हैं, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में बोला गया प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, यानी कि एसआई यूनिट यहां पे पूछी गई है। एसआई यूनिट पूछी गई है प्रतिरोध की, तो कौन सी हो जाएगी, ओम जो है इसकी, ऐसे लिखेंगे ना ओम को, OHM, ठीक है। ओम जो है इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी प्रतिरोध की, ठीक है। तो ये आज के जो है 40 क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो सिर्फ आपको एक काम करना है, वो एक काम क्या करना है मैं आपको बता चुका हूँ, वीडियो को सिर्फ लाइक और शेयर करना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करना है, और अच्छा लगे तो प्लीज़ एक कमेंट भी कर देना जिससे मुझे मोटिवेशन मिल सके। इसीलिए मैं आपको आगे एसएससी के एग्जाम आने वाले हैं उनकी भी प्रिपरेशन इसी तरीके से करवा सकूं, ठीक है। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लेना, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ में हमारा टेलीग्राम जो चैनल है उसको भी जो है ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट है, क्वेरी है या सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।